Next is fire and explosion. फायर के बारे में आप लोग मेरा ख्याल है फ्यूल में पढ़ के आए होंगे. फायर क्या चीज होती है? X amount of oxygen and fuel required to burn anything, any materials, or any hydrocarbons. That's very good. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फायर के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है? Have you listened about fire triangle? Oxygen, carbon and oxygen. Carbon, oxygen, fuel, and air. Basically, oxygen, we get oxygen from air. And air, carbon and hydrogen. Ignition, air and fuel. Good. Ignition, air and fuel. That's very good answer. Ignition, air and fuel. Okay. As you can see that every year fire is the most common hazard in industry. फायर इंडस्ट्री में किसी भी वजह से लग सकती है. अभी हम आगे जाके उसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री में फायर लग सकती है. ह्यूमन कॉज भी हो सकती है, इक्विपमेंट कॉज भी हो सकती है, प्रोसेस कॉज हो सकती है, केमिकल कॉज हो सकती है. लेकिन इसको जानने से पहले कि कौन सी कॉज है जिसकी वजह से फायर लगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फायर के बारे में जानना है कि फायर बेसिकली लगती किस वजह से है. क्योंकि कॉजेज जानने के से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फायर अगर हमने अवॉइड करनी है या फायर हैजर्ड हमने अवॉइड करना है तो फिर डेफिनेटली उन कॉजेज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा जिसकी वजह से आग लगने का खतरा हो सकता है. तो बिफोर अ फायर कैन स्टार्ट, 3 कंपोनेंट्स must be present in sufficient quantity. अगर ये 3 components नहीं present हैं, then combustion process cannot take place. और इसी को हम fire triangle कहते हैं. Fire triangle इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 components पे बेस करती है. नंबर 1 पे तो फ्यूल है, कोई भी combustible material. फ्यूल का ये नहीं है कि फ्यूल से मुराद पेट्रोल है या गैसोलीन है. फ्यूल एनी कंबस्टिबल मटेरियल हो सकता है, पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, इसके अलावा आपके पास गैसेस हो सकती हैं. हर वो चीज जिसको, सूखे पत्ते हो सकते हैं, हर वो चीज जिसको आग लग सके उसको हम फ्यूल कहते हैं, एनी कंबस्टिबल मटेरियल. फिर फायर ट्रायंगल का दूसरा जो पोर्शन है वो है ऑक्सीजन. इन मिनिमम क्वांटिटी मस्ट बी प्रेजेंट. ऑक्सीजन मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, ये मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए. इसके बिना आपकी आग नहीं लग सकती. ऑक्सीजन का होना लाजमी है. फिर है हमारे पास हीट. हीट मीन हीटिंग मीडिया. इग्निशन, जिसको आपने इग्निशन बोला था. अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ इग्निशन सच एज फ्लेम, स्पार्क. मतलब कोई फ्लेम है, स्पार्क है जिसकी वजह से आग लग जाए. यूं कह लें कि एक कंबस्टिबल मटेरियल है, उसके करीब कोई स्पार्क हुआ, उस कंबस्टिबल, वहां पर एयर भी मौजूद थी जिसमें ऑक्सीजन थी. ऑक्सीजन ने फ्लेम को इग्नाइट किया, फ्लेम ने कंबस्टिबल मटेरियल को अट्रैक्ट किया और आग लग गई. तो दिस इज द होल फिनोमिना ऑफ फायर. कि आग किस तरह से लगती है कि आपका कंबस्टिबल मटेरियल है, वहां एयर भी है, एयर ने किसी भी हीटिंग मीडियम को इग्नाइट किया और उसने कंबस्टिबल मटेरियल को अट्रैक्ट किया और वहां पर आग लगी. सो दिस इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल, जिसमें हमें 3 चीजों की जरूरत होती है. अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं प्रेजेंट तो फिर आपकी आग नहीं लगती. एक तो फ्यूल है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है जिसे आप एयर भी कह सकते हैं, और फिर हमारे पास हीट है या इग्निशन, एनी काइंड ऑफ इग्निशन मटेरियल जो कि आग लगाने का बाइस बन सकता है. फायर स्प्रेड कंट्रोल. फायर को अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज एन HSC इंजीनियर, या आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और वहां पर आग लग जाती है बाय चांस, तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें यूजिंग द फॉलोइंग स्टारवेशन.
There are three ways that starvation can be achieved. Number one, take the fuel away from the fire. फ्यूल को आप दूर ले जाएं, जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको आप आग से दूर ले जाएं. नंबर टू, टेक द फायर अवे फ्रॉम द फ्यूल. एंड नंबर थ्री, रिड्यूस द क्वांटिटी और बल्क ऑफ द फ्यूल. आप अपने फ्यूल की क्वांटिटी को कम कर दें. ये स्टारवेशन एक मेथड है जिससे आप अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. ये वन ऑफ द मेथड है जिसमें हमने सिर्फ फ्यूल पे फोकस किया है कि फ्यूल जो है उसको या तो फायर से दूर ले जाएं या फायर को फ्यूल से दूर ले जाएं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर फ्यूल की क्वांटिटी रिड्यूस कर दें. जो भी आपका कंबस्टेबल मटेरियल है उसकी अगर आप क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे तो आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर हमारे पास दूसरा जो इसका प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्मूदरिंग. वन था स्टारवेशन. स्टारवेशन बेस करता है फ्यूल के ऊपर. उसका पूरा फोकस फ्यूल पर है कि अगर आप फ्यूल को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द बर्निंग एरिया तो यू कैन कंट्रोल द फायर स्प्रेड. स्मूदरिंग जो है वो ये कहता है कि आप ऑक्सीजन के ऊपर वर्क करें, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको प्रिवेंट कर दें. क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रिवेंट हो जाएगी तो वो इग्निशन को नहीं करेगी, फ्लेम को इग्नाइट नहीं करेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका कंबस्टन का प्रोसेस रुक जाएगा और आपकी फायर की स्प्रेड नहीं होगी. जितनी आग लगी होगी उतनी ही होगी, वो मजीद फैलेगी नहीं. आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. स्मूदरिंग बेसिकली आप कह सकते हैं वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को फोकस करता है. उसका फ्यूल से कोई ताल्लुक नहीं. वो फ्यूल को फोकस नहीं करता, वो ऑक्सीजन को फोकस करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल कर ले. फिर है कूलिंग. कूलिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. यानी कोई भी कूलिंग मीडियम यूज करें आग बुझाने के लिए. इसके लिए आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं एज अ फायर फाइटिंग, जिसमें कोई गैस भी हो सकती है, इनर्ट गैसेस जो होती हैं. इसके अलावा इसमें डिफरेंट केमिकल्स भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो वाटर यूज किया जाता है because it is most effective and cheapest medium. तो वाटर जो है वो क्या करता है कि वाटर जब आप यूज करते हैं तो वाटर प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव हीट सिंक. वाटर का काम क्या होता है कि वाटर जब आप फायर के ऊपर डालते हैं तो वो हीट को सिंक कर लेता है. हीट जो है वो वाटर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका क्या होता है कि फायर को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है. उसका एक जो कंपोनेंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. हीट यानी फ्लेम या स्पार्क वो वाटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसका रुख. तो इसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपका कंबस्टेबल मटेरियल भी प्रेजेंट है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट जब मिसिंग होने लगता है तो आपकी फायर कंट्रोलेबल फॉर्म में आ जाती है. अब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कंप्लीटली अगर आप वाटर उसको प्रोवाइड करते रहेंगे तो फिर आपकी हीट कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनसफिशिएंट हीट रह जाएगी, तो जो कि आपकी इग्निशन का बाइस नहीं बनेगी और अल्टीमेटली आप फायर को कंट्रोल कर लेंगे. इसी वजह से अगर कहीं भी आग लगती है तो पहला काम ये किया जाता है कि वहां पर पानी डाला जाता है. उसका बेसिक पर्पस होता है हीट को वाटर में एब्जॉर्ब करवाना, ताकि हीट जो है वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाए. वाटर प्रोवाइड्स हीट सिंक, अनदर या अल्टरनेटिव सिंक. पहले जो है वो हीट फ्यूल को यूज करी थी एज अ सिंक, अब वो वाटर को यूज करती है एज अ सिंक, जिसकी वजह से आपकी हीट जो है वो जब रिमूव हो गई फायर ट्रायंगल से तो फिर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन और कंबस्टेबल मटेरियल रह गया. तो फिर ऑक्सीजन उसको आग नहीं लगा सकती, तो फिर आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये थ्री मेथड्स नॉर्मली यूज होते हैं. नंबर वन पर स्टारवेशन है जो फ्यूल पे फोकस करता है. नंबर टू पर स्मूदरिंग है जो ऑक्सीजन पे फोकस करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें. उसका एक नुकसान ये होता है कि वहां पर अगर वर्कर मौजूद है, ऑक्सीजन को आप कंप्लीटली रोक देंगे, एक तो पहली आग लग गई है, धुआं है, ऑक्सीजन भी आपने रोक दी, तो उससे क्या होता है सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. और थर्ड वन कूलिंग है जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये सेफेस्ट मेथड है. इसमें किसी भी किस्म की आपकी सफोकेशन नहीं होती इसमें और ये बेस करता है आपके हीटिंग मीडिया पर, यानी फ्लेम है, स्पार्क है, उसके ऊपर ये बेस करता है कि हीटिंग मीडियम कौन सा है, इग्निशन मीडियम कौन सा है.
तो ये उसको फोकस करता है, तो इससे आपकी आग बुझ जाती है और किसी भी किस्म का कोई हैवी नुकसान भी नहीं होता। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स है कि फायर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड बाय फ्यूल टाइप्स। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेरी इंटरनेशनली, और इसके लिए क्लास ए है, क्लास बी है, सी डी एफ है। क्लास ए में अगर हम देखें तो इसमें आ जाते हैं सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल सच एज पेपर और वुड। क्लास बी में हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स आ जाते हैं लाइक पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, फैट। क्लास सी में हमारे पास गैसेस आ जाती हैं, मीथेन, प्रोपेन, नेचुरल गैस। क्लास डी में हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। और क्लास एफ में हमारे पास कुकिंग फैट्स आ जाते हैं, चिप पैन फायर्स वगैरह। तो इनको ना असल में अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो क्लास ए जो है उसमें पेपर और वुड है, क्योंकि पेपर जो है वो हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से वुड घरों में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। अभी भी गांव में अक्सर जगहों पर लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बर्निंग पर्पस के लिए, तो इस वजह से इसको क्लास ए में रखा गया है। क्लास बी जो है उसमें हमारे पास लिक्विड्स हैं लाइक पेट्रोल हो गया, फिर ग्रीस हो गई, फैट्स हो गई। क्लास सी जो है उसमें हमारे पास गैसेस आ जाती है जो कि आग पकड़ सकती हैं, नेचुरल गैस वगैरह। क्लास डी जो है उसमें मेटल्स हैं, मेटल्स में ज्यादातर एल्यूमिनियम ही है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनका इस्तेमाल काफी कम है और ये नॉर्मली इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये क्लास डी में लाया करती हैं। और क्लास एफ में फिर हमारे पास कुकिंग फैट्स है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की वजह से जो आग लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। ये आग किसी भी वजह से लग सकती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई फेलियर हो सकता है, अचानक वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से भी समटाइम्स आग लग सकती है। आपकी वायरिंग ठीक नहीं हुई हुई घर में या आपकी इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। या आपका कोई कनेक्शन लूज है तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इलेक्ट्रिकल फायर्स में आ जाती हैं कि फायर विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फायर। और इसकी कोई भी रीजन हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होती जिसकी वजह से आग लगे। अब आगे कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर में उन्होंने जो इन्होंने जनरल कॉजेज दे दी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, मिसयूज्ड है आपका इक्विपमेंट, आप सही तरीके से इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका कनेक्शन लूज है, या फिर आपकी वोल्टेज अनकंट्रोलेबल है, स्टेबलाइजर नहीं है, तो इनकी वजह से फायर लग सकती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है स्मोकिंग, हॉट वर्क है, फिर फॉर एग्जांपल यूज ऑफ प्रोपेन टॉर्च। फिर हमारे पास आता है स्मोकिंग, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉन स्मोकिंग जोन्स होते हैं, वहां पर स्मोकिंग करना मना होता है। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पे कुछ इस किस्म के मटेरियल मौजूद होते हैं जिनको आप कंबस्टेबल मटेरियल कह सकते हैं। आप वहां पर स्मोकिंग करके अगर लापरवाही से जो है वो उसको फेंक देते हैं तो वो एक सोर्स ऑफ इग्निशन बन सकती है। कुकिंग अप्लायंसेस, sparking is also in case of electrical ignition. और बिल्कुल स्पार्किंग आपके इलेक्ट्रिकल इग्निशन में आता है। और फिर हमारे पास है कुकिंग अप्लायंसेस। कुकिंग अप्लायंसेस में आपका माइक्रोवेव ओवन, वो भी इलेक्ट्रिकल में आता है। सिंपल आपका जो बर्निंग, आपका जो चूल्हा है या आपका स्टोव है, वो कॉज हो सकता है फायर का। इसके अलावा जो कुकिंग रेंज आप यूज कर रहे हैं वो फायर के कॉज हो सकते हैं। फिर आपके पास हीटिंग अप्लायंसेस, ये कुकिंग अप्लायंसेस हैं जो कि फिर हीटिंग अप्लायंसेस हैं।
और उसके बाद आपके पास है अनसेफ यूज एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस। ये इंडस्ट्री में ही होता है कि आपने फ्लेमेबल लिक्विड या गैसेस आपकी इंडस्ट्री में है, जैसे रिफाइनरी है या कोई इस टाइप की कोई इंडस्ट्री है जहां पर आपके पास फ्लेमेबल लिक्विड यूज हो रहे हैं, पेट्रोल यूज हो रहा है, एसीटोन यूज हो रहा है, आप उनका अनसेफ यूज कर रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर कवर नहीं कर रहे, उन्हें आप एयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हीं के करीब कोई फ्लेमेबल या इग्निशन सिस्टम भी मौजूद है, तो वहां भी फायर लग सकती है। मैकेनिकल हीटिंग मीन मैकेनिकल, जैसे कि आपके पास ड्रिलिंग होती है या फिर आप कह लें वेल्डिंग होती है, इसमें भी फायर के चांसेस होते हैं। और फिर केमिकल रिएक्शंस हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एहतियात नहीं करते और क्वांटिटी और कंपोजिशन का ख्याल नहीं रखते तो आग लग सकती है, लेकिन इट इज इन द कंट्रोलेबल फॉर्म, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वो कॉजेज हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं घरों में भी और इंडस्ट्री में भी, जिसकी वजह से आग लग सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कुकिंग अप्लायंसेस है, हीटिंग अप्लायंसेस है, स्मोकिंग है, इनकी वजह से तो घरों में भी आग लग सकती है और इंडस्ट्री में भी लग सकती है। और ये जो आपका अनसेफ यूज एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस है, ये प्योरली रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। मैकेनिकल हीटिंग ये भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन ये भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, लेबोरेटरी रिलेटेड भी है। अगर आपकी लेबोरेटरी है इंडस्ट्री की जहां पर आप इस तरह के रिएक्शंस कर रहे हैं, तो मेक अश्योर कि जिन केमिकल्स का आप रिएक्शन कर रहे हैं उनके बारे में आपके पास फुल नॉलेज हो, ताकि आप उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकें, वो किसी भी हैजर्ड का बाइस ना बने। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं। फायर की डेफिनेशन है कि कंबशन ऑफ फायर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इग्निशन की डेफिनेशन है कि इग्निशन क्या होती है। Ignition of a flammable mixture may be caused by a flammable mixture coming in contact with a source of ignition with sufficient energy or the gas reaching the temperature high enough to cause the gas to auto ignite. So ignition जो है वो basically आपका कोई भी ऐसा heating source हो सकता है जिसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है या उसको कंबस्टेबल मटेरियल के साथ वो कांटेक्ट में आता है, वो इतने हाई इनफ टेम्परेचर पे पहुंच जाए कि वो ऑटो इग्नाइट हो जाए, उसको हम बोलते हैं इग्निशन। यानी आपका कोई भी इग्नाइट मटेरियल अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए और वो इतने टेम्परेचर पे पहुंच जाए कि उसे फिर कंबस्टेबल मटेरियल की भी जरूरत ना हो, तो वो फिर ऑटो इग्निशन की तरफ चला जाता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या, कौन सा टेम्परेचर होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिससे अबव आपके पास इतनी एनर्जी एनवायरनमेंट में होती है कि वो खुद ही इग्निशन सोर्स का बाइस बनती है। फिर हमारे पास फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट है, फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स हैं। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ये आप पहले भी पढ़कर आए हैं, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर लें अगर आपको ना समझ आए। फिर हमारे पास फ्लेमेबिलिटी लिमिट है। फ्लेमेबिलिटी लिमिट जो है, इसमें आप ये दो टर्म्स देख रहे हैं, यूएफएल एंड एलएफएल। यूएफएल मींस जो है अल्टीमेट फ्यूल लिमिट है, एलएफएल लोअर फ्यूल लिमिट है। फ्लेमेबिलिटी लिमिट बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग होती है कि ये कभी भी मिक्सचर विल नॉट बर्न व्हेन द कंपोजिशन इज टू रिच। यानी अगर आपकी कंपोजिशन बहुत ज्यादा हाई इनफ है कि वो अल्टीमेट फ्यूल लिमिट से ऊपर चली गई है, तो आपकी फ्लेमेबिलिटी नहीं होगी या वो मिक्सचर बर्न नहीं करेगा। सिमिलरली मिक्सचर तब भी नहीं बर्न करेगा अगर आपकी लिमिट जो है वो लोअर फ्यूल लिमिट से नीचे चली जाए। यानी इसकी एक खास लिमिट होती है फ्लेमेबिलिटी की। इसको मैंने काफी सर्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई रेंज मुझे नहीं मिली जिसमें फ्लेमेबिलिटी लिमिट हो। मैं इसको एक दफा दोबारा सर्च करूंगी, अगर मुझे मिल गई देन आई विल मेंशन इट। तो फ्लेमेबिलिटी लिमिट जो है उसको सिर्फ इतना ही है कि ये बिटवीन अपर और अल्टीमेट फ्यूल लिमिट या लोअर फ्यूल लिमिट के दरमियान होती है। इसके दरमियान आपका वेपर एयर मिक्सचर जो है वो इग्नाइट हो सकता है और बर्न कर सकता है ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ कंपोजिशन। लेकिन अगर आपका मिक्सचर जो है वो अपर फ्यूल लिमिट तक पहुंच जाए
तो फिर वो इग्नाइट नहीं होता, और अगर वो लोअर फ्यूल लिमिट में भी हो तब भी वो इग्नाइट नहीं होता। ये फ्लेमेबिलिटी की लिमिट है। मैम जी जी कुछ है मैम, flammability and is there any difference between flammability and flammable and inflammable fluids, liquids or फ्लेमेबिलिटी fuel? एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड की। Yes, ma'am. और फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल जो आपके पास लिक्विड्स हैं वो असल में फ्लेमेबिलिटी की बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। ये Yes, किसी ma'am. भी कंपाउंड की बर्निंग की एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो बर्न मतलब उसमें बर्निंग एबिलिटी है या नहीं है, इसको हम बोलते हैं फ्लेमेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी है कि वेपर एयर मिक्सचर विल इग्नाइट एंड बर्न ओनली ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ कंपोजिशन। तो अगर आपका जो लिक्विड है या सब्सटेंस है वो बर्न हो सकता है, फायर को कैच कर सकता है, तो उसको हम फ्लेमेबल बोलते हैं। अगर वो फायर को कैच नहीं कर सकता तो हम उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं, अंडर अ सर्टेन लिमिट और अंडर अ स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। जबकि जो फ्लेमेबिलिटी है वो एक प्रॉपर्टी है। फ्लेमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर का क्या इंप्रेशन, इसमें दो हमारे पास होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो तो जनरली फ्लेमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। प्रेशर जो है ये जरा थोड़ा सा इसका डिफरेंट इफेक्ट है। प्रेशर का लोअर फ्यूल लिमिट पर तो इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत ही एट वेरी लो टेम्परेचर जो फ्लेम्स होते हैं वो नहीं बढ़ने पाता, डोंट प्रोपेगेट। जबकि जो अपर फ्यूल लिमिट है वो इंक्रीज होती है सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यानी अगर आपकी लोअर फ्यूल लिमिट है उस पर प्रेशर का कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, बल्कि अगर आपका बहुत ही लो प्रेशर हो तो आपका फ्लेम वर्क ही नहीं करता। लेकिन जो अपर फ्यूल लिमिट है वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है, और उससे फिर आपकी फ्लेमेबिलिटी रेंज में वाज़ेह फर्क आता है, वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी फ्लेमेबिलिटी रेंज डेफिनेटली इंक्रीज होती है इन बोथ केसेस, अपर फ्यूल लिमिट में भी और लोअर फ्यूल लिमिट में भी। फिर हमारे पास ये पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। इसकी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है। आप चाहें तो वो असाइनमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जिन्होंने बनाकर सबमिट करवाती है दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई वो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको जर्नल से पढ़ के बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले इन्होंने यूज किया है अप्लायंस फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने अक्सर देखा होगा, होटल्स में भी देखा होगा, इंडस्ट्री में अगर आपने विजिट किया है तो वहां भी देखा होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर द मोस्ट कॉमन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास आता है वाटर अप्लायंसेस। वाटर अप्लायंसेस जो है वो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर का काम जो होता है वो हीटिंग मीडियम को कंट्रोल करना होता है। वो ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ना कंबस्टेबल मटेरियल को कुछ कहता है, वो सिर्फ इग्निशन स्पार्किंग मटेरियल को कंट्रोल करता है, ताकि स्पार्किंग मटेरियल उसकी तरफ तमाम अट्रैक्शन हो जाए और आपका कंबस्टेबल मटेरियल और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट भी होगा तो आपकी फायर ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी फायर को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि वाटर इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एक्सटिंग्विशर फॉर द यूज ऑन क्लास ए फायर। आपको क्लास ए फायर याद होगी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। क्लास ए में कौन से लाइक कर रहे थे मैम? सॉलिड्स और ये चीजें थी, सॉलिड पेपर एंड वुड, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर है वाटर अप्लायंसेस। उनके लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल है कि आप वाटर को यूज करें एज द फायर एक्सटिंग्विशर। फोम अप्लायंसेस, हमने वाटर किया है, वाटर का क्या था, वो हीटिंग सोर्स को कवर कर लेता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि आपकी फायर को कंट्रोल किया जा सके, एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर क्लास ए टाइप ऑफ फ्यूल्स। फोम अप्लायंसेस क्या करते हैं, फोम अप्लायंसेस जो है वो स्मूदरिंग इफेक्ट पे फोकस करते हैं, यानी ऑक्सीजन को वो कवर करते हैं। वो ऑक्सीजन को
कंबस्टिबल एरिया में पहुंचने से प्रिवेंट करते हैं. इन द केस ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, फोम फॉर्म्स अ बैरियर बना देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बर्निंग, reducing the evaporation rate of the liquid and preventing the ingress of oxygen. Basically foam appliances का क्या काम होता है? foam appliances जो हैं वो इस तरह के मटेरियल को यूज करते हैं जो ऑक्सीजन को ना पहुंचने दें कंबस्टिबल मटेरियल तक. जो आपका फ्लेमेबल लिक्विड है वो उसके ऊपर एक बैरियर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका कंबस्टिबल मटेरियल का ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है. जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर उसके मजीद बर्निंग के चांसेस नहीं रहते, फिर आपकी फायर ट्रायंगल डिस्टर्ब होती है. और हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जब फायर ट्रायंगल वंस डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपकी आग नहीं लगती, और अगर लगी हुई है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. फोम अप्लायंसेस जो है वो एनी टाइप ऑफ केमिकल यूज कर सकते हैं जो कि फोम प्रोड्यूस करें. फोम की फॉर्म में वो एक स्नो की फॉर्म में प्रोड्यूस कर देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, और जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसको इवेपोरेट नहीं होने देते एयर में कि उसका ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन हो. उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड अप्लायंसेस. वो अप्लायंसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज द फायर एक्सटिंग्विशर. तो इनका भी वही काम होता है, ये भी ऑक्सीजन को रोकती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्लो डाउन कर देती है ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टिबल मटेरियल तक ना पहुंच पाए. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है फॉर द क्लास ए एंड बी टाइप ऑफ फायर. क्लास ए में जो है वो हमारे पास पेपर और वुड थे, और क्लास बी में हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ मटेरियल मौजूद थे? इफ यू रिमेंबर मैम, लिक्विड्स जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, लाइक पेट्रोल है, ऑयल है, और दूसरे लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स जो हैं, उनके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिव है. कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूम, और इसके अलावा आगे भी जो हम ड्राई केमिकल, ये तमाम के तमाम अप्लायंसेस जो हैं इनका एक ही पर्पस है, स्मूदरिंग इफेक्ट. ये स्मूदरिंग इफेक्ट को यूज करते हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रिवेंट कर लें ताकि आपकी फायर ट्रायंगल डिस्टर्ब हो और आपका जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसे इनफ ऑक्सीजन ना मिल सके और वो बर्न ना हो सके. They don't interfere with the heating medium. They don't interfere with the combustible material. They just only prevent the supply of oxygen. Carbon dioxide appliances, foam appliances, dry chemical appliances, ये तमाम के तमाम appliances जो हैं, जो fire extinguishers हैं, ये फोकस करते हैं स्मूदरिंग इफेक्ट के ऊपर, और ये क्लास ए एंड बी टाइप ऑफ फायर्स के लिए काफी फायदेमंद है. फिर हमारे पास है वेपर लिक्विड अप्लायंसेस. वेपर लिक्विड अप्लायंसेस भी जो है, ये वेपर लिक्विड अप्लायंसेस का भी वही काम होता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को इंटरफेयर करता है विद द केमिकल कंबशन, और दे आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव ऑन फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. यानी ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए काफी फायदेमंद है. एंड डोंट डैमेज सेंसिटिव इक्विपमेंट. वेपराइजिंग लिक्विड अप्लायंसेस shouldn't use on fire in confined spaces. वो अप्लायंसेस, यानी ये जो वेपराइजिंग लिक्विड अप्लायंसेस हैं, इनके अंदर असल में बेसिकली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सच एज हेलोन वगैरह. तो इनको कभी भी कंफाइंड प्लेस पे यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे कैन कॉज द सफोकेशन, क्योंकि ये हैवी वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये भी ऑक्सीजन की इंटरफेरेंस करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रिवेंट करें टू रीच द मटेरियल. सो बेसिकली जो अंडरस्टैंड करने वाली आपके लिए बात है वो ये है कि फायर को कंट्रोल करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. नंबर 1 स्टारवेशन, नंबर 2 स्मूदरिंग, और नंबर 3 हमारे पास कौन सा मेथड था? स्टारवेशन में हमने फ्यूल पे फोकस करना है, और कूलिंग. हमारे पास 3 मेथड्स थे. और जो अप्लायंसेस वर्क करते हैं, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो इन तीनों में से किसी एक मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं. तो हमारे पास जो इनिशियल था वो हमारे पास था फायर एक्सटिंग्विशर, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड अप्लायंसेस हैं, फोम बेस्ड अप्लायंसेस हैं, वेपराइजिंग लिक्विड अप्लायंसेस हैं,
ये तमाम के तमाम अप्लायंसेस एक्सेप्ट वाटर बेस्ड अप्लायंसेस, वाटर बेस्ड अप्लायंसेस जो हैं वो हीटिंग मीडियम पे फोकस करते हैं, यानी कि वो कूलिंग को प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो स्मूथिंग प्रोसेस को फोकस करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं टू रीच द कंबस्टेबल मटेरियल, ताकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पर फायर ना प्रोड्यूस हो सके, और अगर फायर लग गई है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड देन वी हैव एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बेसिकली रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होती है इन द रिजल्ट ऑफ द रैपिडली मूविंग प्रेशर। एक्सपेंशन जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती है, और इट कैन बी रिजल्ट ऑफ अ रैपिड केमिकल रिएक्शन। मैकेनिकल और केमिकल दोनों हो सकती है। मैकेनिकल इस फॉर्म में हो सकती है कि अचानक आपका प्रेशर किसी भी प्रेशराइज्ड वेसल में रप्चर हो जाए। प्रेशराइज्ड वेसल है, आपको पता है प्रेशराइज्ड वेसल में ह्यूज प्रेशर होता है, रप्चर हो गया, प्रेशर रिलीज हुआ एकदम, तो उससे एक्सप्लोजन हो सकती है। या किसी केमिकल रिएक्शन से कोई धमाका हो गया, आपने कंपोजिशन का ख्याल नहीं रखा, तो वहां से भी एक्सप्लोजन हो सकती है। फायर और एक्सप्लोजन में फर्क क्या है? दोनों में ही जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। फायर में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्लोली होती है, यानी फायर में एनर्जी रिलीज होगी और अगर आग लगेगी तो उसे कुछ टाइम चाहिए होगा फैलने के लिए, वो कुछ घंटे लेगी कुछ एरिया को कवर करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी ऑक्सीजन उसे मिल रही है और उसका इग्निशन क्या है, सोर्स ऑफ इग्निशन क्या है। अगर ऑक्सीजन उसे बल्क क्वांटिटी में मिल रही है, कंबस्टेबल मटेरियल भी बल्क क्वांटिटी में है, तो आग जल्दी फैलेगी। लेकिन अगर ये दोनों कंट्रोलेबल फॉर्म में है, कम मटेरियल में, तो आग को कुछ घंटे लगेंगे फैलने के लिए। लेकिन जो एक्सप्लोजन है वो माइक्रोसेकंड में फैलता है। Fire can also result from explosion and explosion can also result from fire. फायर की वजह से भी धमाका हो सकता है, और इवन धमाका पहले होगा और उसकी वजह से भी आग लग सकती है। आपने अक्सर केमिकल इंडस्ट्रीज में ये सुना होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से धमाका हुआ और फिर बाद में आग लग गई। तो बेसिकली क्या होता है कि धमाका होता है जिसकी वजह से कंबस्टेबल मटेरियल बन जाता है, सोर्स ऑफ इग्निशन बन जाता है। अगर पास ही कोई कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा है, एयर मिल रही है, तो वहां पर आग लग सकती है। तो बेसिकली फायर और एक्सप्लोजन को लोग मिक्स कर देते हैं कि ये एक ही चीज है, एक चीज नहीं है, मिलती जुलती चीजें हैं। लेकिन फायर और एक्सप्लोजन दोनों ही एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन फायर जो है उसको फैलने में या एक्सपेंड होने में टाइम लगता है, वाइल एक्सप्लोजन जो है वो माइक्रोसेकंड में फैलता है। और एक्सप्लोजन बिहेवियर किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट प्रेशर, कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ इग्निशन सोर्स एंड अमाउंट ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका कंबस्टेबल मटेरियल कितनी अमाउंट में है। स्मॉल अमाउंट में है, एक्सप्लोजन अगर होगा भी तो कंट्रोलेबल होगा। लार्ज अमाउंट में है तो ह्यूज एक्सप्लोजन हो सकता है। इग्निशन सोर्स कौन सा है? स्पार्किंग है, फ्लेम है, या आपने डायरेक्ट फायर दे दी है उसको। इसके अलावा आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो आप यूज कर रहे हैं, अगर आपकी लेट्स सपोज कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप एक्सप्लोसिव मटेरियल बना रहे हैं, या आप एटॉमिक एनर्जी या इस टाइप की किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो वहां इस चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वहां एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज होता है, बिकॉज इट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सच थिंग्स। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल की कंपोजिशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायनामाइट वगैरह बनाने के लिए ये यूज होते हैं। तो इनकी कंपोजिशन अगर जरा सी ऊपर नीचे हो जाती है तो बजाय आपका सही चीज बनने के ये खुद आपके लिए नुकसानदेह चीज साबित हो जाते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर और प्रेशर का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जिस जगह पर एक्सप्लोसिव मटेरियल को डील कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पर भी वहां हैवी एक्सप्लोजन होने का चांस होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल की वजह से।
क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके केस में एक्सप्लोसिव मटेरियल की सूरत में आप एहतियात रखें, क्योंकि वरना अदरवाइज it can cause a huge disaster, explosion which can cause a disaster or accident